हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने 2019 दिसंबर सीटेट के हमने मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उनकी पेडागोजी से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो वो आज हम उसी सेशन के हमारे 2019 दिसंबर सीटेट के साइंस के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम उसकी पेडागोजी और साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, X is a chemical present in our stomach and is necessary for digestion of food. When X is heat secreted in excess, it causes health problems like indigestion. Y is a chemical used to treat this condition. What could be the X and Y? X क्या है, इसने हमसे पूछ रहा है। X हमारा कोई केमिकल है जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, जो कि नेसेसरी है, जिसकी बहुत ज़रूरत है डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। जब एक्स जो है, एक्स केमिकल जिसके बारे में वो बात कर रहा है, अगर वो एक्सेस में बहुत ज़्यादा में अगर हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में सिक्रीट होगा, प्रोड्यूस होगा, तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हमें इंडिजेशन जैसी कि हमारे जो खाना पचने की जो हमारी प्रक्रिया है हमारी बॉडी में, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं हमें हो जाती हैं। और वाई हमारा एक ऐसा केमिकल है जिसे हम यूज़ करते हैं इस कंडीशन को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। तो एक्स और वाई हमारा क्या होगा? तो हम ऑप्शंस देखते हैं। एक्स इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाई इज अ सोडियम carbonate. X is a milk of magnesia and Y is a hydrochloric acid. X is a hydrochloric acid and Y is a milk of magnesia. And fourth, X is a milk of magnesia and Y is absorbic acid. अगर हम सबसे पहले बात करें, हम सबको पता है हमारे स्टमक में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, डेट इज HCl, जो कि हमारी डिजेशन ऑफ फूड में, हमारे बॉडी में खाने को पचाने में हेल्प करता है, जो कि HCl है, जो कि हमारे स्टमक जो है प्रोड्यूस कर, स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो लेकिन अगर यही हमारा HCl अगर एक्सेस में हमारा प्रोड्यूस हो जाए तो हमें क्या हो जाता है, इंडिजेशन हो जाता है। अब सबको पता होगा कि HCl हमारा क्या है, एसिडिक। तो अगर हमारी बॉडी में एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस्ड हो रहा है तो हमें क्या चाहिए, उसको हमें क्या करना है, ट्रीट करना है। आप सबने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। अगर अब हमारे बॉडी में एसिड बहुत ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें बेस डालेंगे, बिकॉज जब एसिड हमारा बेस से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा और वाटर बना देगा, जो कि सॉल्ट और वाटर बहुत ईजिली हमारे बॉडी में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो अगर एसिड ज़्यादा है, एसिड बन रहा है, तो हमें क्या डालना पड़ेगा, हमारे में क्या लेना पड़ेगा, वी हैव टू टेक बेस। तो हमें पहले पता चल गया हमारा एक्स केमिकल कौन सा है, दैट इज HCl। ठीक है, अब हमारे पास देखिए HCl के क्या है, एक्स हमने HCl लिया और एक्स हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। तो हमारा बेस हम लेंगे हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, बिकॉज सोडियम कार्बोनेट जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, डेट इज सो। क्योंकि अगर हम Na2CO3 लेंगे, अब ऑब्वियसली आपने अगर रिएक्शंस पढ़े होंगे तो Na2CO3 अगर आप लोगे HCl के साथ तो वो बॉडी में क्या प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी, डेट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट इट आल्सो बेट, बट वी कांट, उसको हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, CO2 एक्सेस में प्रोड्यूस होगी। तो हम कौन सा बेस हम उसके लिए यूज़ करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन थर्ड, ये जो एक्स है वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और हम बेस क्या यूज़ करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बिकॉज सो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि बेस है उसको हम अगर कंज्यूम करेंगे तो हमारे जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और उसको सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट कर देगा, जो कि ईजिली हमारी बॉडी जो है अब्जॉर्ब कर सकती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In which of the following process bacteria is not used?
इनमें से कौन से प्रोसेसेस हैं जिनमें हम बैक्टीरिया जो है यूज़ नहीं करते हैं? तो सबसे पहले हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हमारा किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया के प्रेजेंस की वजह से ही हमारा जो मिल्क है वो किस में कन्वर्ट हो पाता है? कर्ड में कन्वर्ट का हो पाता है। जो हमारा बैक्टीरिया है वो उसको जो हमारा मिल्क है उसको किस में कन्वर्ट करता है? कर्ड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस करता है। सेकेंड इज बेकिंग ऑफ ब्रेड। हम सबको पता है कि हम ब्रेड के लिए बेसिकली क्या यूज़ करते हैं? यीस्ट यूज़ करते हैं। तो डैट मीन्स हमारा ऑप्शन क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन, जिसमें हमारा बेकिंग ऑफ ब्रेड है वो बैक्टीरिया की हेल्प से नहीं होती है, किसकी हेल्प से होती है? हमारे यीस्ट की हेल्प से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? जितने भी हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं वो बाकियों से कैसे, कौन सा है जो बाकियों के से बिल्कुल डिफरेंट है? अब हम डिफोरेस्टेशन की बात करें। डिफोरेस्टेशन क्या है? बेसिकली कटिंग ऑफ द ट्रीज। हम क्या करी जा रहे हैं? ट्रीज को कट करी जा रहे हैं। डिजर्टिफिकेशन क्या है? जो भी आपकी लैंड है वो किस में चेंज होती जा रही है? डेजर्ट होता, डेजर्टी, मतलब उसमें बिल्कुल, उसमें आपकी जो सॉयल है वो बिल्कुल सूखती जा रही है, बिल्कुल हम आपका जो एरिया है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। थर्ड इज इरोजन। इरोजन मीन्स जनरली सॉइल इरोजन मीन्स आपकी जो अच्छी फर्टाइल एयर है, वो फर्टाइल जो सॉयल है वो आपकी सारी क्या होती जा रही है? खराब हो रही है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है? हमारे डिफोरेस्टेशन है, ट्रीज खत्म हो रहे हैं, हमारी डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो दैट मीन्स इट इज़ आल्सो द लॉस ऑफ अ ट्रीज। इरोजन होगी तो क्या होगी? अच्छी लेयर चली जाएगी, तो इनडायरेक्टली वो भी क्या कर रही है? हमारे ट्रीज इफेक्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली ये जो तीन है ये क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंट की हमारी डिग्रेडेशन कर रहे हैं। अब थर्ड बात करें कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स उस चीज़ को बचाना, उस चीज़ को हमने खराब होने से बचाना है, कंजर्व करके रखना है, बचा के रखना है। तो इनसे ये सारे तीनों चीज़ें हमारी क्या है? डिग्रेडेशन है। और इसमें क्या है? हम बचा रहे हैं। तो कौन सा बाकियों से डिफरेंट हुआ? हमारा ऑप्शन 4, दैट इज कंजर्वेशन की। हम अपनी, चाहे वो हम वाटर कंजर्वेशन की बात करें, चाहे हम सॉइल कंजर्वेशन की बात करें, चाहे हम फॉरेस्ट कंजर्व करने की बात करें, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम अपने इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं। तो वो हमारे बाकी तीनों से अलग है। तो दैट इज इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन से जो आपको चार स्टेटमेंट्स दी हैं उसमें से वो गलत है? तो सबसे पहले डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। डाइजेशन क्या है? हमारा केमिकल चेंज है। अब सबको आपको पता होगा, मैं आपको पहले बताना चाहूँगी हमारे केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस मीन्स फिजिकल से ही आपको पता चल रहा है कि दाम से ही पता चल रहा है, डैट मीन्स उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो आपको नज़र आ रही हैं, उसका कलर, उसकी फॉर्म कह सकते हैं, उसका स्टेट ऑफ मैटर, डैट मीन्स जो द फॉर्म है, जो उसकी उसकी कलर क्या है, तो जो उसकी बाहरली चीज़ें हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जो उसके हम अंदर की जो रिएक्शंस की अगर हम बात करें, तो डाइजेशन क्या है? केमिकल चेंज है। क्यों? इसमें हम बेसिकली क्या यूज़ हो रहे हैं? डाइजेशन में क्या है? आपके अंदर प्रोसेस हो रहा है, उसमें आपके डिफरेंट नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। जब आप अपना खाना खाते हैं उससे आपको एनर्जी जो है वो मिल रही है, तो उसमें क्या है? कुछ नए सब्सटेंसेस हम आपके निकल के आ रहे हैं। तो डैट मीन्स इसमें क्या है? और आपके डाइजेशन के लिए बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं? हमारी HCl उसमें हेल्प करते हैं, उसमें केमिकल आपका रिएक्शन एक हो रहा है। सो डाइजेशन क्या है? एक केमिकल चेंज है। सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज। अब फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या हो रहा है? आपका जो है आपकी वाटर, ऑक्सीजन और जो आपका ग्रीन पिगमेंट, आपकी क्लोरोफिल है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना रही है? ग्लूकोज बना रही है। और इसमें भी कुछ H2 होगा, सॉरी आपकी CO2 यूज़ हो रही है, H2O, और कुछ ऑक्सीजन जो है वो, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर रहा है। तो बेसिकली पहले हमने क्या लिया था? वाटर, CO2 और ग्रीन क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। और बाई प्रोडक्ट्स में आपको एक नया सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो दैट मीन्स हमारा फोटोसिंथेसिस क्या है? एक केमिकल चेंज ही है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन क्या है? केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन में आपको क्या मिलती है? आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है।
तो एक नया सब्सटेंस आपको मिल रहा है, O2 आप कंज्यूम कर रहे हो, उससे क्या बना रहे हो, एनर्जी बना रहे हो। तो इसमें क्या है आपका, ये केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्रिस्टलाइजेशन एक केमिकल चेंज है। अब क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली क्या है, क्रिस्टलाइजेशन में आप क्या करते हो, कोई सब्सटेंस लेते हो, चाहे आप कॉपर सल्फेट ले रहे हो तो कॉपर सल्फेट की आप क्या बना रहे हो, क्रिस्टल्स बना रहे हो। तो जो आपने क्रिस्टल्स बनाए उसको आप फिर से अगर हीट वगैरह करोगे तो फिर से आपको क्या मिल सकता है, उसका रिवर्स प्रोसेस करके फिर से आपको वही क्रिस्टल्स, आपको जो है आपका सॉल्ट है वो वापस फिर से ऑब्टेन हो सकता है। तो दैट मीन्स अब फिजिकल चेंजेस क्या कहते हैं, सिर्फ आपसे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज की, लेकिन सब्सटेंस आपका वही रहता है। तो इसमें क्या कह रहा है, क्रिस्टलाइजेशन केमिकल चेंज है, लेकिन केमिकल चेंज में हमारा जो नया प्रोडक्ट है वो क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है अपने ओरिजिनल सब्सटेंस से। तो दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन हमारा कैसा चेंज है, वो क्या है हमारा, इट इज अ फिजिकल चेंज। सो द ऑप्शन 4 इज, क्रिस्टलाइजेशन क्या है हमारा, एक फिजिकल चेंज है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following represents an ascending order as per the size of the particles? आपको ये जो पार्टिकल्स दे रखे हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, लगाना है। अब सबको असेंडिंग मीन्स क्या है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब सबको पता है कि हम रॉक जो है वो सबसे बड़ा होता है, तो डैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा पॉसिबल ही नहीं है। और फोर्थ रॉक इसने लिया है, तो रॉक सबसे बड़ा तो होता ही नहीं है। अब अगर हम अब पीछे हमारे कौन से बचे ऑप्शन, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड में आपको पहले क्या दिए, क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, रॉक। सिल्ट, क्ले, सैंड, ग्रेवल, रॉक। अब हम सबको पता है कि हाँ सबसे बड़ा हमारा क्या होता है, रॉक होता है। उसके बाद हमारी क्या होती है, ग्रेवल्स होते हैं। ग्रेवल क्या होते हैं आपके, रोड़ी जो बजरे वगैरह बजरी होती है, ठीक है। अब उसके पहले क्या है, सैंड है, दोनों में सैंड ही है। अब कंफ्यूजन कहाँ है, क्ले या फिर सिल्ट। अब सब आप सबको पता है क्ले बेसिकली हम क्या कहाँ यूज़ करते हैं, क्ले आप उसके बर्तन बनाने के लिए यूज़ करते हो, आप उसको टॉयज बनाने के लिए यूज़ करते हो। वो बिल्कुल आप अपने घर, बच्चे घर पे खेलते भी है उसके साथ, तो वो क्या होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, उसमें बिल्कुल भी कुछ भी पार्टिकल्स आपको हाथ लगाने में पता भी नहीं चलते हैं। और जो हमारा सिल्ट है उसका जो साइज है वो किसके बीच में लाई करता है, क्ले और सैंड के बीच में। तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा सेकंड ऑप्शन, कि सबसे छोटे क्या है, क्ले है, फिर उसके बाद सिल्ट आता है, फिर सैंड आती है, फिर ग्रेवल आता है, और फिर क्या आते हैं हमारे, रॉक आते हैं। इस ऑर्डर में जो हमारा पार्टिकल्स का साइज है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू। अब हमारे फिश के जो गिल्स हैं उनका क्या काम है, फर्स्ट ऑप्शन, टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, वो क्या करती है, एयर में से ऑक्सीजन लेती है। ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द वाटर, कि वो वाटर में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उनसे ऑब्जॉर्ब करती है। थर्ड, ऑब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, कि वो वाटर में जो ऑक्सीजन आपकी डिजॉल्व है वो लेती है। फोर्थ, कि इट एक्सट्रीट वेस्ट इनटू वाटर, कि वो जो भी उसका अनरिक्वायर्ड जो है उसकी अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं उनको वाटर में क्या कर देती है, एक्सक्रीट मतलब निकालती है, उसमें डाउन करती है। तो अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब फिश कहाँ रह रही है आपकी, पानी में है, तो वो बाहर तो आके हम क्या कहते हैं कि फिश को बाहर निकालोगे तो वो मर जाएगी। तो डैट मीन्स कि वो पानी में से ऑक्सीजन लेती है, बाहर से तो ऑक्सीजन वो ले ही नहीं सकती है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत होता है कि कांट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। अगर मैं बात करूँ, ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द वाटर, तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेती है, जो ऑक्सीजन वो ले रही है उसी से ही उसको जो अपने रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन थर्ड, क्योंकि वो अपना कोई एक्सक्रीट भी जो वाटर में नहीं, वेस्ट जो है उसको एक्सक्रीट नहीं करती है, और जितने भी उसको न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो उसको ऑक्सीजन से ही उसको मिल जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, थर्ड, कि वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेती है अपने वाटर से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर हम कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं उसको कंप्लीट करने, क्या यूज करेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए, इफ वन रन्स आउट ऑफ द कनेक्टिंग वायर, अगर आपकी जो कनेक्टिंग वायर आप अपने सर्किट को बनाने के लिए यूज कर रहे हो अगर वो कम पड़ जाती है, तो ऑब्वियसली अब हम जो वायर लेते हैं वो हमारी किसकी बनी होती है, कनेक्टिंग वायर्स आपकी क्या लेते हैं हम,
मेटल्स के लेते हैं बिकॉज मेटल में से आपका जो करंट है वो इजीली फ्लो कर पाता है, क्योंकि इंसुलेटर्स तो करंट को पास ही नहीं करने देंगे, और जो आपके मेटलॉइड्स हैं उनकी कंडक्टिविटी इतनी नहीं होती है। तो हम कनेक्टिंग वायर किस मटेरियल लेते हैं, हम हमारे मेटल्स की जो है वायर्स आपकी लेते हैं। तो हमें अब कैसा मटेरियल चाहिए जो क्या हो, आपका एक मेटल ही हो। तो सबसे पहले हम बात करें पेपर स्ट्रिप। पेपर हमारा क्या है, इट इज़ अ इंसुलेटर, तो हम पेपर को हम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, रबर। रबर आपको सबसे पता है कि रबर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ वन ऑफ द इंसुलेटर। ये हमारा इंसुलेटर है जो करंट को बिल्कुल भी पास करने नहीं देगा। वुड है, जब भी आपको शॉक लगता है आप क्या कहते हो कि वुड को पकड़ लो, लकड़ी की चीज़ को पकड़ लो। क्यों? क्योंकि वो अपने में से करंट जो है पास नहीं होने देगी, लकड़ी में से करंट पास नहीं होगा तो वो ऑब्जर्व कर लेगी, तो आपको शॉक नहीं लेगा। तो हम वुडन स्टिक भी नहीं यूज़ कर सकते। तो क्या बचा, हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा ब्लेड यूज़ करेंगे उसको कनेक्टिंग वायर बनाने के लिए, क्योंकि हो सकता है वो जो आपका ब्लेड है वो किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो अपना सर्किट बनाने के लिए। बिकॉज सर्किट बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है कि जो हमारा सब्सटेंस है उसमें से आपका जो करंट है वो जो है इजीली फ्लो कर सके। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर। मंजुला है, वो अपनी इमेज देख रही है किसी प्लेन मिरर में। द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड द मिरर इज 5 मीटर। शी मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड हर इमेज नाउ इज, क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मंजुला है, और ये आपका क्या है, मिरर है। ठीक है, तो मंजुला क्या कर रही है, अपनी इमेज देख रही है, और मंजुला के बीच में और मिरर के बीच में एक डिस्टेंस क्या है, दैट इज 5 मीटर। एंड शी मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। 1 मीटर वो इसके टुवर्ड्स चलेगी, तो दैट मीन्स अब इसके बीच में डिस्टेंस कितना रह गया आपका, 4 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड हर इमेज नाउ इज, अब उसकी इमेज में और उसके बीच में कितना डिस्टेंस रह जाएगा। अब जब हमारी मंजुला यहाँ पे थी, कितना डिस्टेंस था, 5, तो उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनेगी, दैट इज एट 5 मीटर हमारे मिरर से दूर यहाँ पे उसकी इमेज होगी। अब वो क्या कर रही है, 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर चलेगी, तो दैट मीन्स उसकी इमेज भी जो है उसका डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, अब जो यहाँ इमेज बन रही थी अब वो भी यहाँ बनेगी 1 मीटर उससे पहले, दैट मीन्स अब उसकी इमेज और उसकी मिरर और इमेज के बीच में डिस्टेंस भी कितना रह जाएगा, 4 मीटर ही रह जाएगा, उतना ही डिस्टेंस। तो मंजुला और उसकी इमेज में कितना डिस्टेंस हो गया, 4 ये मीटर प्लस 4 दिस, दैट मीन्स 8 मीटर। क्योंकि 1 मीटर वो टुवर्ड्स चली गई थी, तो उसकी इमेज भी अब 1 मीटर आपसे पहले बनेगी, तो कितना हो गया, दैट मीन्स डबल हो गया यहाँ से। तो कितनी रह जाएगी आपकी, 8 मीटर में, और उसके बीच में और उसकी इमेज में डिस्टेंस होगा, दैट इज 8 मीटर। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पीछे हमारी इमेज क्या बन रही है। जो आपकी इमेज फॉर्मेशन आपको इसलिए नज़र नहीं आती है बिकॉज आपका जो पीछे का सरफेस है वो क्या होता है, दैट इज आपका पॉलिश्ड सरफेस होता है, जो हमेशा हमारे डिस्टेंस जो होता है इमेज के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में, इन द केस ऑफ प्लेन मिरर वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रेट वे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स। अब इमेज ऑब्जेक्ट और आपके मिरर में डिस्टेंस कितना है, 4, तो 2 टाइम्स ऑफ 4 दैट इज 8 मीटर। डायरेक्ट आप फॉर्मूला आप याद रखिए कि आपका मिरर आपके इमेज में कितना आपका मिलेगा, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस बिटवीन इमेज and object is 2 times distance between mirror and object। इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, 2 टाइम्स होता है डिस्टेंस बिटवीन मिरर
एंड ऑब्जेक्ट के बीच में। तो डायरेक्टली अब हमारा मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस क्या है 4, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा 8 मीटर इन केस ऑफ आपके किसमें, इन केस ऑफ प्लेन मिरर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 दैट इज 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेंडुलम ऑस्कुलेट्स 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड्स। जो आपका पेंडुलम है वो क्या कर रहा है, 30 टाइम्स जो है वो ऑस्किलेट्स कर रहा है इन 3 सेकेंड्स के बीच में। चूज द करेक्ट आंसर। आपका जो पेंडुलम है वो 30 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बेसिकली वो ऑस्किलेट कर, तो दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब 30 टाइम्स वो कर रहा है 3 सेकेंड्स में। थर्टी टाइम्स इन 3 सेकेंड्स, तो डैट मीन्स हमारा n क्या है, 30 है। डैट मीन्स n मीन्स कितना नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो आपकी जो ऑस्किलेशंस हैं वो क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो n क्या है आपका 30। अब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितने टाइम्स जो है वो क्या कर रहा है, ऑस्किलेट आपका कर रहा है। तो ये 30 कितने सेकंड्स में है, 30 टाइम्स कितने सेकंड्स में है, 3 सेकंड्स में। तो 1 सेकंड में कितना करेगा वो, 10 टाइम्स। तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 सेकंड्स में कितने टाइम्स कर रहा है, डैट मीन्स 10 टाइम्स। तो फ्रीक्वेंसी आपकी हमारी क्या आ जाएगी, 10 हर्ट्ज, क्योंकि 1 सेकंड में वो कितनी बार कर रहा है, 10 बार कर रहा है। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में रिलेशन क्या है, f इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, या फिर क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो t क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 10 दैट इज 0.1 सेकेंड्स। तो सिर्फ हमने क्या करना है, हमारी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हमने यूज़ की। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितना नंबर ऑफ टाइम्स ऑस्किलेट कर रहा है 1 सेकेंड्स में, या उस इवेंट के होने की या फ्रीक्वेंसी, आप मैं ऑस्किलेशन की यहाँ पे बात कर रही हूँ। जनरली कोई भी इवेंट है 1 सेकेंड में वो कितनी बार वो आपका हो रहा है, या फिर जो भी आपको गिवन टाइम पीरियड में हम कह रहे हैं। तो हमारी 33 सेकेंड्स में कितना टाइम हो रहा है, 30 टाइम्स। तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 30/3 दैट इज 10 टाइम्स वो आपका 1 सेकेंड में होगा। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 10 हर्ट्स। आपकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, दैट इज हर्ट्स। और फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में रिलेशन क्या है आपका, f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो यहाँ से हम हमारे टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे इसने ऑप्शन क्या दिया, इट्स टाइम पीरियड इज 10 सेकेंड्स और फ्रीक्वेंसी इज 3 हर्ट्स। नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है 10 हर्ट्स और टाइम पीरियड क्या है हमारा 0.1 सेकेंड्स। तो नेक्स्ट देखिए, इट्स टाइम पीरियड इज 0.1 सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्स। यही हमने कैलकुलेट किया था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 2, कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो क्या है 0.1 सेकेंड्स है और फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है 10 हर्ट्स। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको कुछ गिवन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उसमें से आपको निकालना है कि आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन, बॉल बेयरिंग्स आर यूज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ द मशीन। अब बॉल बेयरिंग्स हम यूज कर रहे हैं बिटवीन पार्ट्स ऑफ मशीन के बीच में फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए। फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेट ऑन अर्थ, कि दो सर्फेसिस के बीच में अगर हमने फ्रिक्शन हटानी है, दैट इज नॉट पॉसिबल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। थर्ड, रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन। आपकी जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होती है, कम होती है। द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप्स। जो फ्रिक्शन फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि किसी फ्लूइड से पास हो रहा है, मूव कर रहा है किसी फ्लूइड में, वो डिपेंड करता है कि उसकी शेप क्या है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं कि जो बॉल बेयरिंग्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं फ्रिक्शन इंक्रीज़ करने के लिए बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द मशीन। अब सबसे पहले हम बात करें हमारी फ्रिक्शन क्या होती है। फ्रिक्शन क्या होती है कि फ्रिक्शन क्या है, किसी और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन का क्या रोल है। फ्रिक्शन क्या करती है कि इट हमारी किसी भी बॉडी को रेसिस्ट करती है कि वो उस सरफेस पे मूव ना करे।
फ्रिक्शन की अपनी एक इम्पॉर्टेंस भी है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें फ्रिक्शन की सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही हैं, बिकॉज कुछ फिनोमिनन्स ऐसे हैं जिनमें हमें रिक्वायर्ड है कि हमें फ्रिक्शन होनी चाहिए, और कुछ ऐसे हमारे इवेंट्स हैं जहाँ हम नहीं चाहते कि फ्रिक्शन हो। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि हम बॉल बेयरिंग्स किसी भी पार्ट ऑफ मशीन्स में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी हम फ्रिक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। अब अगर किसी भी पार्ट्स ऑफ मशीन में है, अगर उसमें समटाइम्स जब हवा के कोई पार्ट्स वियर आउट हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, उनके सरफेस उसमें बहुत आवाज़ आने लग जाती है। अगर हम सिंपल साइकिल की चेन की बात भी करें तो वो रगड़ खाने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें से बहुत साउंड आने लग जाती है। दैट मीन्स उस पार्ट की क्या हो रही है, वियरिंग टेयरिंग जिसे हम कहते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें ऑयलिंग वगैरह करते हैं ताकि वो सरफेस क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए, क्योंकि उसमें की बॉडी क्या कर रही है, वो ज़्यादा इतना घिस चुकी है, उसमें फ्रिक्शन इंक्रीज हो गई है, ताकि वो नहीं स्मूथली वर्क नहीं कर पा रही। तो हम क्या करते हैं, दैट मीन्स हम उसकी फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो स्मूथली हमारी वर्क कर सके। अब बॉल बेयरिंग्स क्या करते हैं, आर यूज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द मशीन? नो, बिकॉज बॉल बेयरिंग्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वो जो पार्ट्स ऑफ मशीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ रगड़ खाने लग जाते हैं। बॉल बेयरिंग्स की वजह से क्या होता है, वो आपकी जो फ्रिक्शन क्या बेसिकली हो जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। उनके पार्ट्स की जो फ्रिक्शन को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो डैट मीन्स हमारी इसमें अब क्या कह रहा है वो, कि बॉल बेयरिंग्स तो इंक्रीज़ कर रहा है, तो डैट मीन्स हमारी ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब हमें फर्स्ट पॉइंट से पता चल गया कि हमारा आंसर क्या है। फिर भी मैं आपके साथ जनरली के पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेट ऑन द अर्थ। ऑब्वियसली ये गलत जो आपका दो सर्फेसेज का है कि वो एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम टोटली उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। बिकॉज अगर कोई आपकी बॉडी पड़ी है तो वो पड़ी ही रहेगी। वो किसकी वजह से पड़ी है, दैट इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि अदरवाइज़ तो क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं होगी तो हर चीज़ क्या करती रहेगी आपकी। तो जो आपकी फ्रिक्शन है वो कभी भी हर जगह से हम जो है बिटवीन टू सर्फेसेस के जो है वो एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यस। रोलिंग फ्रिक्शन जो है सबसे आपकी मिनिमम होती है, क्योंकि सबसे पहले आपकी आती है स्टैटिक आती है, और सबसे कम किसकी होती है, आपकी रोलिंग फ्रिक्शन की होती है। और फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मूव से मूव कर रहा है फ्लूइड से, वो किस पे डिपेंड करता है, उस शेप, उसकी शेप कैसी है, किस मटीरियल किस शेप में वो जो आपका सब्सटेंस है वो मूव कर रहा है। सो हमारा आंसर क्या होगा, द ऑप्शन इज़ 1, क्योंकि जो बॉल बियरिंग्स हैं वो बेसिकली हम किस लिए यूज़ करते हैं, फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ मशीन को डिक्रीज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सी आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है, करेक्ट हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। आयरन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, आयरन जो है जिंक सल्फेट में से जिंक को जो है जिंक रिप्लेस कर सकता है। एंड सेकेंड, जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फॉर द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। थर्ड, कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सोल्यूशन। आयरन जो है को रिप्लेस कर देगा आयरन सल्फेट सोल्यूशन में। अब अगर हम सबसे पहले बात करें, बेसिकली हम इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो हमारे मेटल्स हैं उसमें आपने पढ़ा होगा रिएक्टिविटी ऑफ, आपकी मेटल सीरीज़ की रिएक्टिविटी क्या है। तो जो हमारा एक सब्सटेंस है वो दूसरे को कब रिप्लेस कर सकेगा, अगर वो उससे ज़्यादा पावरफुल होगा। तो अगर इन तीनों में से बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है आपका, जिंक, उसके बाद आता है आपका आयरन, फिर आता है आपका, अगर इन तीनों की बात करूं तो सबसे हाईली रिएक्टिव आपका सब्सटेंस कौन सा है, जिंक है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद कॉपर है। तो जब अब आपका जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या कर देगा, आपके कॉपर को रिप्लेस कर देगा और उसका रिएक्शन आ जाएगा सल्फेट के साथ और कॉपर आपका अलग हो जाएगा। फिर सेकंड ऑप्शन, दैट मीन्स ये रिएक्शन आपका पॉसिबल है। आयरन कैन रिप्लेस, अब आयरन क्या है, जिंक से कम रिएक्टिव है, तो जब आपका आयरन जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, ZnSO4 से। अब आयरन तो इससे कम रिएक्टिव है तो वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो कोई भी रिएक्शन जो है आपका अकर
नहीं करेगा। इसी तरह से आपका कॉपर जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव है, तो वो जो है आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है। तो सबसे करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ कौन सी है हमारी, सेकेंड ऑप्शन की, जो जिंक है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा कॉपर सरफेस सोल्यूशन में। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ओनली बी, दैट इज सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि जो जिंक है वो सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, आपका मेटल है इन तीनों में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उसमें से आपको करेक्ट देखनी है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग लिक्विड्स। हम क्लिनिकल थर्मामीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, बॉइलिंग लिक्विड्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन, द रूम थर्मामीटर्स हैव अ रेंज टू फ्रॉम 30 to 100 डिग्री सेल्सियस। जो आपके रूम थर्मामीटर्स हैं उनकी रेंज क्या है, 300 से 100 के बीच में। लेबोरेटरी थर्मामीटर्स हैव अ रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में। देन फोर्थ, द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर। जो आपके लेबोरेटरी थर्मामीटर के जो रेंज है वो किससे बड़ी है, आपके क्लिनिकल थर्मामीटर से। तो अगर हम बेसिकली बात करें क्लिनिकल थर्मामीटर्स और अगर हमारे जो है सेकेंड लेबोरेटरी थर्मामीटर्स, तो आपको पता है कि बेसिकली हम क्लिनिकल थर्मामीटर्स क्या यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, आपके बॉडी टेम्परेचर्स को चेक करने के लिए, ठीक है। और आपको पता है हमारी बॉडी टेम्परेचर्स की बेसिकली जो है उनके कि कहाँ तक हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है 105 या 106, तो उसकी जो रेंज है वो बहुत ही कम होती है। तो हम उसको बॉइलिंग लिक्विड्स जो है वो आपका जो सिर्फ वाटर ही है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक आपका जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है। आपके जो बाकी और भी लिक्विड्स हैं तो आपके मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स हैं जो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स वाटर से बहुत ज़्यादा है अभी। तो दैट मीन्स जो काली जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है वो आपका टेम्परेचर जो है बॉइलिंग लिक्विड्स के लिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी जो रेंज है वो काफ़ी कम है। रूम थर्मामीटर्स हैव अ रेंज फ्रॉम 30 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस, नो, इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। थर्ड, आपकी लेबॉर्ट्री थर्मामीटर्स हैव अ रेंज फ्रॉम 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। अब लेबॉर्ट्री में जो थर्मामीटर्स हैं उनको हम काफ़ी आपके जो लिक्विड्स हैं या काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, तो उसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। द रेंज ऑफ लेबॉर्ट्री थर्मामीटर इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द क्लिनिकल। येस, बिकॉज क्लिनिकल थर्मामीटर हम बेसिकली बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं और लेबॉर्ट्री थर्मामीटर्स को हम लिक्विड्स के लिए, काफ़ी सारे आपकी जो अगर मेटल्स के को लिक्विड फॉर्म्स में उनके चेक करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल्स के लिए हम उसको लेबॉर्ट्री के लिए यूज़ करते हैं। तो जो आपका डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा कि जो आपका लेबॉर्ट्री है थर्मामीटर उसकी रेंज जो है जनरली आपको पता है कि क्या है, उसकी वो ज़्यादा ही होती है। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 की जो हमारी लेबॉर्ट्री थर्मामीटर की रेंज है वो हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। द क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन इज़ मोर देन दैट ऑफ कोल, कि जो केरोसिन की क्लोरोफिक वैल्यू है वो कोल से क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट, द क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ कोल इज़ मोर देन दैट ऑफ वुड, वो कोल की वुड से ज़्यादा है। नेक्स्ट, द क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज़ मोर देन दैट ऑफ एलपीजी, कि जो बायोगैस की क्लोरोफिक वैल्यू है वो एलपीजी से क्या है, ज़्यादा है। द क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ CNG इज़ मोर देन दैट ऑफ अ डीजल, कि जो क्लोरोफिक वैल्यू CNG की है वो मोर देन दैट ऑफ ए डीजल है। अब सबसे पहली बात, क्लोरोफिक वैल्यू क्या होती है। क्लोरोफिक वैल्यू क्या होती है, अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट अप कर रहे हैं तो उसमें जो एनर्जी है वो कितनी आपकी रिलीज़ कर रही है, कितने अमाउंट में आपकी एनर्जी रिलीज़ कर रही है जब आप उस गिवन सब्सटेंस को आप अगर आप हीट अप कर रहे हो। तो जो केरोसिन है, दैट्स वाई जो है पहले घरों में क्या यूज़ होता था, कोल यूज़ होता था, फिर उन्होंने केरोसिन जो आपका मिट्टी का तेल है उसको यूज़ करना शुरू किया, बिकॉज उसमें जो आपकी हीट प्रोड्यूसिंग था वो ज़्यादा थी। तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। So this is not our option because we have to find the incorrect statements. Then the calorific value of coal is more than that of the wood. जो coal की जो आपकी calorific value है वो भी wood से क्या है, ज़्यादा ही है। अब the biogas is more than that of LPG. Yes.
अब बायोगैस जो है वो इतनी हमारी हीट नहीं प्रोड्यूस करती है, उसकी जो एफिशिएंट वैल्यू है वो कम है, डैट इज़ एज़ कम्पेयर टू द एलपीजी। लेकिन ये क्या कह रहा है कि बायोगैस की ज़्यादा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, क्योंकि जो सीएनजी है उसकी भी डीजल से ज़्यादा है, तभी आजकल हम क्या यूज़ करते हैं, जो आपके व्हीकल्स हैं उसमें सीएनजी यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बायोगैस की जो क्लोरिफिक वैल्यू है, क्योंकि वो एलपीजी से क्या है, कम है। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A bus travels at a speed of the 50 किलोमीटर आवर, कोई बस है वो 50 किलोमीटर आवर स्पीड से ट्रेवल कर रही है फॉर द 12 मिनट्स एंड देन एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 18 मिनट्स। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम, तो कितना उसको जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा इस टाइम पीरियड में। तो पहले क्या किया उसने, 50 किलोमीटर आवर से 12 मिनट्स के लिए वो जो है बस चली है। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आपको स्पीड गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, तो हम क्या निकाल लेंगे, हमारा जो है कि उसकी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जब वो आपका, पहले इसको मान लेते हैं केस 1, जब आपकी स्पीड क्या थी 50 किलोमीटर पर आवर की, जब वो स्पीड से पर आवर से चल रही है, तो टाइम पीरियड क्या था इस टाइम पे, 12 मिनट्स उसको चली वो 50 किलोमीटर पर आवर से। अब ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट्स में है, इसको हम आवर्स में चेंज कर लेंगे। सिंपली हम क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड, तो क्या आ गया 1/5 आवर से वो चल रही है। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो क्या आ जाएगी आपकी 50 इंटू 1/5, तो डैट मीन्स उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, जब वो किस स्पीड से चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से हम सेकंड केस में निकाल लेंगे, जब वो 40 किलोमीटर आवर से चल रही है, हमारा केस 2, जब वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है नेक्स्ट 15 मिनट के लिए। तो पहले मैंने टाइम को कन्वर्ट कर लिया आवर्स में, तो 18/60 आवर, तो ये क्या आ जाएगा 3/10। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या था, उसने ट्रैवल किया 40 इंटू 3/10, डैट इज़ 10 किलोमीटर। उसने जो आपका डिस्टेंस ट्रैवल किया जब वो कितने स्पीड से चल रही थी, 40 किलोमीटर पर आवर से। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 + 12 डैट इज़ 22 किलोमीटर्स जो है उसने जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया। तो ऑप्शन क्या है हमारा, सेकेंड, 22 किलोमीटर्स उसने ट्रैवल किया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उसमें से आपको निकालना है कि इनकरेक्ट आपकी स्टेटमेंट कौन सी है। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन। जो मोशन है अर्थ का जो अपनी एक्सिस के ऊपर, वो क्या है, पीरियोडिक मोशन है। द मोशन ऑफ द लाइट इज रेक्टिलिनियर मोशन। जो लाइट का मोशन है वो क्या होता है, रेक्टिलिनियर है। थर्ड, द मोशन ऑफ द प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ द सितार इज ऑस्किलेटरी मोशन। कोई अगर प्लग्ड मीन्स वो आपकी जो तार है आपके सितार की वो टूट गई है, तो उसका मोशन क्या है, ऑस्किलेटरी मोशन है। फोर्थ, ऑल पीरियोडिक मोशंस जो हैं वो कैसे मोशंस होते हैं, आपके सर्कुलर मोशन होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस क्या है, वो पीरियोडिक मोशन है। यस, अपनी एक्सिस में उसका अपने पीरियोडिक मोशंस हमारे क्या होते हैं, जिसका एक अपना रेगुलर इंटरवल के बाद उस जो है उसका अपना एक मोशन चल रहा है। तो उसका जिस मोशन जो है, जिस स्पीड से हम कह सकते हैं हमारी जो अर्थ है अपनी एक्सिस की तरफ घूम रही है, जो उसका रोटेशन टाइम है जो है वो क्या है, डैट इज़ अ फिक्स है। तो डैट मीन्स पीरियोडिक मोशन भी क्या होता है, उसकी जो रेपिटेशन जो है आपकी फिक्स है। तो डैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। द मोशन ऑफ द लाइट इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन कैसा होता है हमारा, स्ट्रेट लाइन, कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो लाइट हमारी कैसे ट्रैवल करती है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये करेक्ट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। द मोशन ऑफ द प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ अ सितार इज ऑस्किलेटरी मोशन। जो आपकी प्लग्ड स्ट्रिंग है, जो आपकी तार सितार की तार है वो टूट चुकी है, उसका मोशन क्या है, जैसे वो टूटती तो वो क्या करती है, अपनी ऑस्किलेटेड 2 और 4 उसका जो मोशन है वो चलता रहेगा जब तक उसमें एनर्जी है। तो डैट मीन्स वो क्या कर रही है,
ऑस्किलेटरी मोशन है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑल पीरियोडिक मोशंस जो है वो सर्कुलर मोशन है। पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं, जिनकी रेपिटेशन फिक्स है कि हाँ इसके बाद ये फिर ये फिर ये, और सर्कुलर मोशन मीन्स वो क्या कह रहा है कि वो एक सर्कुलर पाथ में वो चल रहा है। तो जो सारे पीरियोडिक मोशन है वो सर्कुलर नहीं हो सकते, बिकॉज अगर मैं बात करूँ कि आपका येस आई रिमेंबर दैट इज सी सॉ। सी सॉ में क्या होता है, दोनों साइड चिल्ड्रन बैठे हैं, दो बच्चे बैठे हैं, तो एक बार एक ऊपर जाएगा फिर दूसरा जाएगा फिर दूसरा जाएगा, तो दैट मीन्स एक इंटरनल सर्टन इंटरवल के बाद वो जो इवेंट है वो रिपीट हो रहा है कि एक बार ऊपर जाएगा फिर एक बार दूसरा ऊपर जाएगा, तो दैट मीन्स वो क्या है, अब उसमें तो सर्कुलर मोशन तो नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स हर एक जो आपके पीरियोडिक मोशंस हैं वो सर्कुलर मोशंस नहीं होते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ऑल पीरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर मोशंस। सो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी कि ऑल पीरियोडिक मोशंस जो हैं वो सर्कुलर मोशन नहीं होते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सभी पीरियोडिक मोशन हमारे क्या हो, सर्कुलर मोशन हो। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statements are correct regarding the image formation in a plane mirror? कि इनमें से कौन सी जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो प्लेन मिरर्स को जो रिलेटेड जो हैं वो हमारी क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज इमेज इज इरेक्ट, आपकी जो इमेज क्या होगी, इरेक्ट होगी। सेकेंड द इमेज इज रियल, इमेज क्या है, रियल इमेज बनेगी। थर्ड इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, वो इन्वर्टेड होके आएगी। द इमेज साइज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, की जो इमेज का साइज है वो कैसा होगा, जैसे जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही क्या होगा, उसकी इमेज का साइज होगा। तो ये हमारी प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक है कि जो इमेज है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट के बराबर, उसके साइज़ के बराबर ही होती है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। इमेज लेटरली इन्वर्टेड, अगर वो स्ट्रेट है तो हमारी जो प्लेन मिरर में इमेज क्या बनती है, इन्वर्टेड हो जाती है। स्ट्रेट में ही वो उसकी जो है, अगर ये स्ट्रेटली अपवर्ड्स है तो वो दूसरी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाती है। हमारे प्लेन मिरर में चाहे आपका जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किसी भी पॉइंट पे क्यों ना हो, फोकल लेंथ पे है चाहे, तो हमारी हमेशा जो इमेज है वो क्या होती है, प्लेन मिरर की वर्चुअल। इसमें हमें कभी भी रियल इमेज नहीं बनती, बिकॉज प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज कैन नेवर बी फाउंड, कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अगर स्क्रीन पे नहीं मिल रही है तो इमेज हमारी रियल तो हो ही नहीं सकती। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है। और इमेज हमेशा क्या होती है, हमारी इरेक्ट ही होती है। सो हमारी कौन कौन सी ऑप्शन सही है, ए सी एंड डी। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, सेकंड ऑप्शन, दैट इज कि हमारी सिर्फ जो इमेज है वो रियल नहीं होगी, उसके अलावा हमारी इमेज इरेक्ट भी होती है, लिटिल इन्वर्टेड भी होती है, और उसका साइज भी क्या होता है, सेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ साइंस, कि जो आपको हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, फीचर्स दे रखे हैं साइंस के, तो कौन सी हमारी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है साइंस के नेचर को लेके। साइंस इज़ एन इंटरडिसिप्लिन एरिया ऑफ लर्निंग, साइंस क्या है, इंटरडिसिप्लिन एरिया ऑफ लर्निंग है। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, साइंस प्रमोट स्पेक्टिज्म, साइंस इज इक्वलेंट टू द सेट ऑफ फैक्ट्स। ये जो साइंस है डेट इज़ इक्वलेंट टू द फैक्ट जो है सेट ऑफ फैक्ट्स है। कि जो साइंस है इंटरडिसिप्लिनरी है। यस, हम साइंस को सिर्फ साइंस में नहीं यूज़ करते हैं, उसकी बहुत सारी आगे जो हैं उसको हम वेरियस चीज़ों में जो है उसके जो हमारे डिफरेंट एक्सपेक्ट्स हैं वो वेरियस आपकी जो, अगर मैं बात करूँ मेजरमेंट है, अगर मैं साइंस के एक फ़िज़िक्स के टॉपिक की बात करती हूँ तो हम जो मेजरमेंट है वो हम मैथ्स में भी यूज़ करते हैं, हम ज्योग्राफी में डिस्टेंसेस फाइंड आउट निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो जो साइंस है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स है, उसमें बहुत सारे हम एक्सपेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड करते हैं। साइंस इज़ आल्सो एज अ पार्ट ऑफ ईवीएस आल्सो, तो वो हमें जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग जो है वो बहुत सारे उसमें एरिया जो है वो प्रोवाइड करता है। साइंस इज़ ऑलवेज टेंटेटिव, हमेशा जो है इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड। अगर कोई भी लॉ की बात करें तो हर चीज़ क्या होती रहती है, टाइम टू टाइम इट इज़ वो चेंज होती रहती है। तो साइंस इज़ ऑलवेज टेंटेटिव, ये भी हमारी ट्रू है। नेक्स्ट, साइंस प्रमोट स्पेक्टिज्म। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारा स्पेक्टिज्म क्या होता है। तो स्पेक्टिज्म बेसिकली क्या है, एक हमारा क्वेश्चनिंग एटीट्यूड है
किसी चीज़ के ऊपर क्लेम पे क्वेश्चन उठाना कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, ये नहीं होता, मतलब बेसिकली यू आर क्वेश्चनिंग एटीट्यूड होना कि हाँ ये चीज़ हो सकती है या ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती है। तो बेसिकली जब हमारी जो साइंस के लॉज हैं कि एक टाइम के बाद हम कहते हैं कि इसकी वैलिडेट नहीं है, अगर एक से जैसे पहले हमारे पीरियोडिक टेबल में हमने पहले, या फिर अगर हम एटम की बात करें तो पहले हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में उसने क्या कहा कि हमारा जो एटम है उसमें सिर्फ 2 पार्टिकल्स हैं, हमारे प्रोटॉन्स हैं और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर आगे हमारी रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने उसमें न्यूक्लियस निकाला। तो डैट मीन्स उसने उसकी थ्योरी पे क्या किया, क्वेश्चन किया। तो डैट मीन्स साइंस क्या प्रमोट करती है कि वी हैव अ क्वेश्चनिंग एटीट्यूड होना चाहिए कि हम उसकी वैलिडिटी को या उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर क्लेम कर रहे हैं। तो ये साइंस प्रमोट करती है, क्योंकि अगर साइंस उस चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे तो न्यू न्यू जो आपकी चीज़ें हैं वो इन्वेंशंस नहीं हो पाएंगे। तो डैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट। साइंस इज इक्वल टू द सेट ऑफ फैक्ट्स। साइंस कभी भी फैक्ट आपके जो फैक्ट्स के ऊपर बेस नहीं है। जो चीज़ ट्रू है, जो अकर कर रही है उसके ऊपर है। इसमें हम कुछ भी फैक्ट बात नहीं करते हैं, हर चीज़ का एक वैलिड प्रूफ है वी हैव। सो दिस इज़ नॉट करेक्ट इन, अगर हम साइंस के लेके बात करें, क्योंकि साइंस जो है वो ट्रू इवेंट्स पे या ट्रू बातों पे हमारी जो बेस्ड है, ना कि किसी फैक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 की जो साइंस है इक्वल टू सेट ऑफ फैक्ट्स जो है दैट इज़ नॉट ट्रू, अगर हम साइंस के नेचर की बात करें, कि उसके फीचर्स की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर NCF 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी। अगर हम NCF 2005 की बात करें तो गुड साइंस एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट, इट इज़ ट्रू टू द साइंस टीचर, इट इज़ ट्रू टू द चाइल्ड, it is true to the environment of the school, it is true to the classroom culture। जो कुछ साइंस, अगर हम जब भी हम अपने किसी भी चीज़ की बात करते हैं, कि हमारा अगर करिकुलम की बात करें तो हम कैसा करिकुलम चूज़ करते हैं कि जो चीज़ हमारे बच्चे के लिए अच्छे हो, कि कैसे वो हमारे बच्चे की एजुकेशनल नीड्स को पूरी कर रही है, कैसे उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, कैसे उसका जो है एटीट्यूड में उसकी कैसे डेवलपमेंट फेस आएगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा। तो बेसिकली जो भी चीज़ हमारी है वो हम किसके विद रिस्पेक्ट टू लेके चलते हैं, हमारे चाइल्ड के ऊपर, कि ये जो स्ट्रेटजीज हैं, ये मेथड्स हैं, वो किसके लिए हम प्लान आउट करते हैं, चाइल्ड के लिए। तो दैट मीन्स गुड साइंस एजुकेशन किसके ट्रू होनी चाहिए, किसके ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑब्वियसली इट इज शुड बी ट्रू टू द टू द चाइल्ड, बिकॉज हमारा जो सारा कार्यक्रम है, एवरीथिंग है, वो बेसिकली हम किसके लिए कर रहे हैं, चाइल्ड के लिए। तो जो भी हमारी एजुकेशन है, जो साइंस एजुकेशन है, वो किसके लिए ट्रू होनी चाहिए, इट शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड। सो द ऑप्शन विल बी ट्रू, द गुड साइंस एजुकेशन शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड। Which of the following validities of good science education curriculum is satisfied by the activity and the experiment? इनमें से कौन सी जो है आपकी वो वैलिडेट कर रही है गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम को, वो हमारे एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट को जिसके कॉरस्पॉन्डेंस में वैलिडेट करती है। फर्स्ट इज कॉग्निटिव, सेकेंड इज हिस्टोरिकल, थर्ड इज इन्वायरमेंटल एंड द फोर्थ इज प्रोसेस। अब एक्टिविटी और आपका एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या है, अगर वो बात करें तो एक प्रोसेस है कि हम किसी भी जो है इवेंट को, या किसी भी आपकी थ्योरी को, या किसी भी आपके चीज़ को हम वैलिडेट करके देख रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो चीज़ पॉसिबल है कि नहीं करती है। अब तो कॉग्निटिव बेसिकली क्या है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो, आपकी माइंड में उसके लिए क्या चीज़ है। अब हिस्टोरिकल उसके हिस्ट्री के ऊपर, इन्वायरमेंटल उसका बाहर इन्वायरमेंट के लिए कैसे होगा। तो कौन सी चीज़ बेटर कॉरस्पॉन्डेंस एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट के कर रही है, प्रोसेस, कि उस प्रोसेस में आप कैसे चल रहे हो। एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या है, वो एक प्रोसेस है। सो द ऑप्शन विल बी फोर्थ, दैट इज प्रोसेस। Next question, Anu took her class 8 children to field trip. Which of the following could be the most appropriate objective for this activity? जो अनु है वो अपनी क्लास को 8 को जो है फील्ड ट्रिप के लिए लेके जा रही है, तो कौन सी जो है क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, टीचर क्या चाहती है कि उससे क्या ऑब्टेन करना चाहती है इस एक्टिविटी से। फर्स्ट ऑप्शन, इट इनकरेजेस द इंट्रैक्शन अमंग्स चिल्ड्रन। इस एक्टिविटी से क्या होगा कि उसकी एक इंट्रैक्शन बनेगी बच्चों के साथ। सेकेंड, इट प्रमोट्स प्रोसेस स्किल्स थ्रू द कंसीडर्ड एक्सपीरियंस।
क्या उससे हमारे जो बच्चों की क्या है कंस्ट्रक्ट एक्सपीरियंस में हेल्प प्रमोट करेंगे। इट इन्हांसेस द ऑब्जर्वेशन स्किल, बच्चों की जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं वो इन्हांस करेंगी, उसमें बढ़ेंगी। इट ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ क्लास एज वेल एज अ टीचर, इससे क्या होगा कि मोनोटोनी मीन्स क्लास की और बच्चों के बीच में जो चुप्पी है वो ब्रेक डाउन होगी। तो जब भी हम कहते हैं कि हम बच्चे को हम फील्ड ट्रिप में लेके जाएं, तो बेसिकली फील्ड ट्रिप में लेके जाने का मतलब क्या होता है कि हम उसको बाहर के इन्वायरमेंट में लेके जा रहे हैं। जो चीज़ हम उसको क्लास में किसी टॉपिक को पढ़ाना चाहते हैं, अगर मैं बात करूँ, मुझे बच्चों को दिखाना है कि हमारी अगर ऑप्शन हम लेते हैं कि स्लम एरियाज़ के बारे में, कि वहाँ पे कैसे इट डिग्रेडेट्स द हेल्थ ऑफ द पीपल, वहाँ के इन्वायरमेंट को कैसे डिग्रेड करते हैं। तो अगर हम उसको स्लम इमेजिन करने के लिए बताएं तो वो हाँ, हर बच्चे का अपना एक माइंड में कुछ ना कुछ एक अलग सी पिक्चर बनेगी। लेकिन अगर हम जर्नल उसको बच्चे को वहाँ ले जाके दिखाएंगे तो उसको पता चलेगा एग्जैक्टली वहाँ पे कैसे वहाँ के लोग जो है उनका लाइफस्टाइल कैसे होता है, वहाँ क्यों हम कहते हैं कि स्लम एरियाज़ में डिसीजेस फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कि वहाँ पे आपका जो है पॉल्यूशन है। तो वो चीज़ उसको कब मिलेगी, जब उसको वो फील्ड में जाके तो देखेगा। तो डैट मीन्स उससे क्या होगी, जब वो चीज़ें खुद इमेजिन करेगा, देखेगा, तो उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स क्या होगी, उसको पता इमेजिन करने की, ऑब्जर्व करने की चीज़ों को, उसकी वो जो स्किल्स हैं वो क्या होंगी, इन्हांस होंगी। तो डैट मीन्स उससे हमारी क्या है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स क्या हो रही हैं, इन्हांस करें। तो डैट मीन्स हमें ये ऑब्जेक्टिव हमारा ऑब्टेन होगा अगर हम उसको बच्चे को फील्ड ट्रिप में लेके जा रहे हैं। कंस्ट्रेंट एक्सपीरियंस मीन्स उसको खुद बच्चा वो चीज़ को डायरेक्ट वो देख रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, स्ट्रेट वे उस चीज़ों को देख के उसकी जो एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं उसको। दैट मीन्स हमारा एक्सपीरियंस का जो ऑप्शन है वो भी हमें इससे ऑब्जेक्टिव जो है हमारा जो है ऑब्टेन होगा। इट इनकरेज इंट्रैक्शन अमंग द चिल्ड्रन, जब बच्चे खुद देखेंगे तो ऑब्वियस उनके बीच में उनके मन में काफ़ी क्यूरियोसिटी जागेगी उस चीज़ों से। तो डैट मीन्स उससे क्या होगा, जब तक बच्चे, अब एक टीचर और बच्चों के बीच में इंट्रैक्शन कब होगी किसी टॉपिक को लेके, जब बच्चों को खुद उसके बारे में कुछ पता होगा या उनके मन में किसी चीज़ को लेके क्वेश्चंस राइज होंगे। तो जब तक अगर हम सिर्फ इमेजिन करते हैं हाँ वो ऐसा ऐसा है, तो वो एक वो डाउटफुल सा रहेगा। लेकिन जब वो खुद बच्चा देख रहा है, देखेगा, लाइव एक्सपीरियंस लेगा, तो उसके बीच में जो क्वेश्चंस आएंगे तो एक डायरेक्टली एक 2-4 कन्वर्सेशन जो है एक टीचर और बच्चे के बीच में राइज करेगी। तो डैट मीन्स उससे हमारी क्या हो रही है, इंट्रैक्शन राइज कर रही है। इट ब्रेक्स द मोनोटोनिटी ऑफ द क्लास, तो ये हमारा बेसिकली वो नहीं है कि हम चाहते हैं कि हमारी इससे भिन्न करें। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि जो बच्चा देखेगा फिर वो अपनी टीचर से कंसर्न करेगा, तो एक इंट्रैक्शन राइज करेगी, उसको एक डायरेक्ट स्ट्रेट एक्सपीरियंस मिलेगा, उसको रियल एक्सपीरियंस एक मिलेगा, उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल एनहांस करेंगे। तो डैट मीन्स हमारे मेन जो ऑब्जेक्टिव हैं, अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे फील्ड ट्रिप्स को लेके, इस एक्टिविटी को लेके, A, B एंड C। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1, दैट इज A, B एंड C। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल, इनमें से कौन सा जो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि हम बच्चों को इसलिए ही पढ़ा रहे हैं, इस उद्देश्य से, इससे कि फर्स्ट ऑफ ऑल नर्चरिंग द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन, सेकेंड इंक्यूलेटिंग द वैल्यूज ऑफ द कॉपरेशन एंड द कंसर्न फॉर द लाइफ, कल्टिवेटिंग द साइंटिफिक टेम्पर, emphasizing the टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ द कंसेप्ट। अब बच्चे अब हमारे क्या हो चुके हैं, अपर प्राइमरी लेवल में है, तो बेसिकली हम उस टाइम पे क्या चाहते हैं कि बच्चों की खुद एक क्यूरियोसिटी हो कि हाँ वो कैसे इवेंट्स को देख रहे हैं। उनके बीच में हम साइंस का सिर्फ काम यही नहीं है कि उसको सिर्फ साइंस पढ़ानी है, उसको इन्वायरमेंट के बारे में भी हमें बताना है, उसकी क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन्वायरमेंट को लेके। और हमारा जो भी करिकुलम है, हम जब भी हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमें सिर्फ उसकी वी हैव टू रेडी एन इंडिविजुअल जो कि उसको सोसाइटी के लिए हमें उसको तैयार कर रहा है। तो दैट मीन्स जब तक उसके बीच में सोशल या मोरल वैल्यूज़ नहीं होंगी तो उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। एजुकेशन की जब भी हम बात करते हैं तो हम एजुकेशन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं लेते हैं, हम एजुकेशन एक ह्यूमन बींग, एक अच्छा ह्यूमन बींग बनने के लिए लेते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग लेने के लिए लेते हैं, क्योंकि वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आर सेल्फ एंड फॉर आर सोसाइटी आल्सो। तो दैट मीन्स हमें उसके बीच में हमें कॉपरेशन और कंसर्न उसके अपनी लाइफ को लेके या
अपनी सोसाइटी को लेके वो भी उसमें वैल्यूज़ इंक्लूड करनी है, उसके बीच में हमें उसकी क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है चीज़ों के बारे में। जब तक बच्चे के बीच में क्यूरियोसिटी नहीं होगी वो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं करेगा। तो हमें उसको क्यूरियस बनाना है कि हाँ, उसको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है, इस चीज़ के बारे में जानना है। तो डैट इज़, और उसमें एक साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए कि वो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने कह दिया कि बस ऐसे ही मान ले, वो नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को वो खुद फाइंड आउट करे कि हाँ, अगर हम कह रहे हैं कि न्यूटन कह रहा है कि हाँ, हर चीज़ हमारी अर्थ की तरफ आती है, तो उस चीज़ को बच्चा खुद वेरीफाई करे, उसमें साइंटिफिक एटीट्यूड इंक्रीज होना चाहिए। और जो ज़्यादा जो हमारा उस टाइम पे आके जो जोर है सिर्फ डेफिनेशंस के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेशंस से तो सिर्फ एक टेक्स्ट बुक उसको क्या प्रोवाइड करेगी, एक बुकिश आपकी नॉलेज प्रोवाइड करेंगी, लेकिन हमें एक ऐसा एक चिल्ड्रन बच्चा एक हमें तैयार करना है, एक सिटीज़न तैयार कर रहा है कि जो कि एक अपना ट्रू टू हिमसेल्फ फॉर द सोसाइटी हो। तो इस टाइम पे आके हमारा जो एम्फोसिस है वो सिर्फ एक टेक्स्ट बुक लेवल पे ही नहीं रह जाता है, उससे बहुत आगे बढ़ जाता है। तो डैट मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव क्या नहीं होगा इनमें से कि हमें उसको सिर्फ एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ कंसेप्ट्स पे ही फोकस करना है, एम्फसाइज करना है, उस तरफ ही रिडायरेक्ट करना है। तो हमारा गलत ऑप्शन इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज हमें उसमें साइंटिफिक एटीट्यूड भी बनाना है, उसके अंदर कॉपरेशन कंसर्न वैल्यूज़ भी बनानी, बिकॉज उसके हमें सोशल ह्यूमन बींग बनाना है, और उसमें हमें नेचुरल क्यूरियोसिटी भी, उसकी क्यूरियोसिटी भी इंक्रीज़ करनी है। क्यूरियस होगा तभी उसके बारे में वो और फाइंड आउट करेगा। तो डैट मीन्स ये तीनों हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, होने चाहिए और हैं भी। और हमारा टेक्स्ट बुक है वो उसकी सिर्फ एक डेफिनेशंस के ऊपर हमारा एम्फसाइज जो है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इन्हांस द क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन, कि बच्चा बहुत ध्यान से, बहुत प्रॉपर उस पर चिंतन करके उस चीज़ के बारे में सोचे, उसके ऊपर बहुत गहरी सोच करे। आस्किंग अ चिल्ड्रन टू साइंस टेक्स्ट बुक इन द क्लास, आस्किंग अ चिल्ड्रन टू रीड एक्सटेंडेड लर्निंग गिविंग एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक, आस्किंग अ चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्फ इन अ ग्रुप फॉलोड बाय द शेयरिंग इन लार्ज ग्रुप, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट बाय द टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको क्या कहें, आस्क द चिल्ड्रन टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक। तो सिंपली बच्चा क्या करेगा, टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है, उससे क्या होगा, कोई क्रिटिकल उसमें क्या उसने बारे में सोचा, तो इससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं उसमें राइज होगी। आस्किंग द चिल्ड्रन द रन द एक्सटेंडिंग लर्निंग, हर टेक्स्ट बुक के एंड में आपको एक एक्सटेंडिंग लर्निंग दे रखी हो तो उसको रीड करे, तो रीडिंग से उसको कोई प्रमोट नहीं, सिर्फ उसकी रीड स्किल्स अच्छी हो रही हैं। आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्फ इन अ ग्रुप्स, हमने उसके ग्रुप्स बना दिए और उसमें वो शेयर करें, आपस में डिस्कस करें, अपने अपने व्यूज़ डिस्कस करें। तो जब बच्चा आपस में व्यूज़ डिस्कस करेगा तो उस चीज़ के बारे में सोचेगा, जब उसके साथ दूसरे भी शेयर करेंगे फिर वो उसके पॉइंट्स के ऊपर सोचेगा, तो एक उसमें वो उस चीज़ को लेके सोचना शुरू करेगा, डिस्कशन करेगा, उससे अपने 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 पॉइंट्स निकालेगा। तो इससे क्या होगा, उस चीज़ के बारे में उसकी सारी उसको फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यूज उसके चीज़ के बारे में सोचेगा। तो इससे क्या होगा, तो डैट मीन्स उसकी क्रिटिकल थिंकिंग उस चीज़ के बारे में बहुत प्रॉपर सोचेगा। तो डैट मीन्स हमारा ऑप्शन क्या होगा, 3rd, क्योंकि यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या क्रिएट करनी है उसमें, क्रिटिकल थिंकिंग। अब अगर देखिए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट बाय टीचर, एक्सपेरिमेंट टीचर कर रही है, बच्चे को दिखा रही है, उससे क्या होगा, जब तक वो खुद हैंड एक्सपीरियंस नहीं करेगा या उस चीज़ के बारे में सोचेगा तो उसका फ़ायदा ही नहीं है, उससे कोई उसकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी, क्योंकि जस्ट टीचर कर रही है और बच्चा देख रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, कि इससे हम क्या करेंगे, बच्चे को कहेंगे कि अपने ग्रुप्स में जो है उसमें आपस में उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करें, उसके बारे में वो सोचेगा और आपस में वो अपने एक दूसरे के साथ वो जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। Next, a teacher begins the class by demonstrating the chemical test of a starch and given sample of a food. The cognitive process associated with the underlined word in the above statement is. अब टीचर ने बिगिन करी क्लास, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, पूरा प्रोसेस बता रही है कि हम स्टार्च का कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, कैसे हम टेस्टिंग करेंगे कि फूड में। तो इसमें कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो एसोशिएट कर रहा है, जो हमें वर्ड दिया हुआ है डैट इज़ द डेमोन्स्ट्रेटिंग से उसका क्या सा उसमें क्या वो बच्चा को जो है इसमें क्या प्रोसेस एसोशिएटेड है। फर्स्ट इज क्रिएटिंग
एनालाइजिंग, अप्लाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। हमारे कॉग्निटिव में हमें पता है कि हमें 5 आपके प्रोसेसेस आते हैं, तो इसमें आपको 4 प्रोसेस दे रखे हैं। क्रिएट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि इन अ स्टार्च की प्रेजेंस। तो इसमें क्रिएट तो वो कुछ नहीं कर रहा बिकॉज टीचर्स डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रोसेस, तो बेसिकली टेस्टिंग हम कर रहे हैं। उसमें बच्चा सिर्फ देख रहा है तो उसमें अप्लाई भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे टीचर डेमोन्स्ट्रेट कर रही है बच्चे को दिखाने के लिए कि कैसे हम उसका टेस्ट करेंगे। तो बेसिकली वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा प्रोसेस को कि कैसे, अगर हम चेक कर रहे हैं कि स्टार्च की प्रेजेंस है कि नहीं। बिकॉज जब हम स्टार्च का प्रोसेस करते हैं तो बेसिकली उसमें क्या देखते हैं कि अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है तो उसका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो जाता है, ब्लूइश में चेंज हो जाता है। तो बच्चे को हमने बता रखा है कि हाँ, जब भी हम स्टार्च की प्रेजेंस टेस्ट करेंगे तो क्या हो रहा है, उसका कलर चेंज कर रहा है। तो वो क्या करेगा कि वो एनालाइज करेगा कि क्या उसके कलर में क्या चेंज आ रहा है, कि जिससे उससे पता चले कि स्टार्च की प्रेजेंस है कि नहीं है। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, उस प्रोसेस से वो एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है कि उसमें स्टार्च की प्रेजेंस है कि नहीं है। तो डेमोन्स्ट्रेटिंग मीन्स हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, वी आर एनालाइजिंग कि उस केमिकल टेस्ट करके कि उसमें स्टार्च की प्रेजेंस है या नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2, दैट इज एनालाइजिंग। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपसे साथ में जो मेरे क्वेश्चन पेपर जो हैं वो डिस्कस कर रही हूँ। आगे मेरी वीडियोस में हम पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं वो अलग से भी हम करेंगे। तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल से बने रहिएगा, ताकि इसमें हम और भी आगे हम जो है अपने क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे साइंस डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड और हमारे डिफरेंट पेडागोजिकल जो इश्यूज से रिलेटेड लेके। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following activities will not provide active learning among the children? इस कौन सी एक्टिविटी से जो है एक्टिव लर्निंग में जो है वो बच्चों के बीच में अराइज नहीं करेगी? Establishing a science club, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ फील्ड ट्रिप, डेवलपिंग अ साइंस कॉर्नर, लिसनिंग टू लेक्चर इन द क्लास। तो हमें सबको पता है कि बच्चा अगर लेक्चर को लिसन कर रहा है तो बेसिकली इसमें टीचर का है एक्टिव है, स्टूडेंट का जो रोल है वो क्या है, पैसिव है, बिकॉज उसको सुनना है। तो डैट मीन्स उससे क्या होगा, उसमें एक्टिव जो लर्निंग है वो राइज नहीं होंगी। तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या है, 4, क्योंकि जो साइंस कॉर्नर है, फील्ड ट्रिप है, तो इन सब से हमारा साइंस क्लब बन रहा है। तो बच्चा साइंस एक्टिविटीज़ करेगा, उसके बीच में क्रिटिकल थिंकिंग अराइज करेगी। जब फील्ड ट्रिप्स होंगे तो उसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मिलेगी, बच्चा एनालाइज करेगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ेंगी, उसको एक कंस्ट्रेट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। साइंस कॉर्नर बनेगा तो बच्चे आपस में साइंस के जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो एक साइंटिफिक टैम्पर्स, एक साइंटिफिक एटीट्यूड उसमें अराइव करेगा, उसमें बच्चा खुद एक एक्टिव रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर हम लिसनिंग टू लेक्चर इन द क्लास करें तो वहाँ पे हमारा एक्टिव रोल कौन प्ले कर रही है, हमारी टीचर प्ले कर रही है। तो दैट मीन्स इन दिस जो स्टूडेंट को है जो एक एक्टिव लर्निंग प्रोवाइड नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, लिसनिंग टू अ लेक्चर इन क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लर्निंग गैप ऑफ द लर्नर इन साइंस? अगर हमें बच्चों के लर्निंग गैप देखना है कि कहाँ बच्चा लैग बिहाइंड कर रहा है तो हम कौन सी एक्टिविटी करेंगे? फर्स्ट इज कंसेप्ट मैप, रिकॉर्डल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो एंड टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट। कि हम उसमें क्या क्या करके देख सकते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि हम कंसेप्ट मैपिंग लगाएंगे, रिकॉर्डल रिकॉर्ड उसका करेंगे, या फिर उसका पोर्टफोलियो देखेंगे, या फिर हम उसका टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट करेंगे। तो कंसेप्ट मैपिंग हम देखते हैं कि कैसे बच्चे की वो जो सारा बेसिकली एक पूरा एक चार्ट बनाते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कैसे कैसे उसकी प्रोग्रेसिव हो रही है, कहाँ वो लैग बिहाइंड कर रहा है। तो ऑब्वियसली हम कंसेप्ट मैप लगाएंगे। एंड रिकॉर्डल रिकॉर्ड बनाएंगे तो दैट मीन्स उसका एक हम छोटी सी एक समरी बनाएंगे और देखेंगे कि हाँ उसमें उसके कैसे उसके प्लस पॉइंट्स क्या थे, माइनस पॉइंट्स क्या थे। तो जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे उसकी एक स्टोरी, एक ब्रीफ से डिस्क्रिप्शन बनाएंगे उसकी परफॉर्मेंसेस को लेकर, तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चा कहाँ लैग बिहाइंड कर रहा है। पोर्टफोलियो में उसके पूरे उसके बारे में, उसके क्या उसने एक्टिविटीज़ की, क्या उसने गेन किया, क्या उसकी वीकनेस थी, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, तो उसमें पूरी उसकी एक डिस्क्रिप्टिशन हम तैयार करेंगे। तो डैट मीन्स हम पोर्टफोलियो यूज़ कर सकते हैं। अब टर्म एंड अचीवमेंट हमारी बेसिकली क्या होती है, समेटिव असेसमेंट होती है। तो समेटिव असेसमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं, उसको प्रमोशन के लिए नेक्स्ट क्लास में उसके करने के लिए ये हमारी फाइनल होती है। तो इसमें हम चेक नहीं करते कि बच्चे ने क्या गेन किया कि नहीं किया। बेसिकली उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं कि उसको हम नेक्स्ट क्लास के लिए या उसके फाइनल रिजल्ट्स के लिए। तो बेसिकली हम क्या है,
कंसेप्ट मैपिंग, एनकोडल रिकॉर्ड्स और पोर्टफोलियो यूज़ करेंगे चेक करने के लिए कि बच्चा कहाँ गैप आ रहा है, कहाँ उसकी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, ए बी सी जहाँ आ रहे हैं, दैट इज़ थर्ड ऑप्शन कि हम कंसेप्ट मैपिंग और एनकोडल रिकॉर्ड्स बना के उसका एक पोर्टफोलियो तैयार करके कि उसने क्या लर्न किया, क्या अचीव किया, तो उससे हम उसके लर्निंग गैप्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इसमें से कौन सी टेक्निक ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ऑरल टेस्ट है, टीचर बेसिकली क्या कर रही है, क्वेश्चन पूछ रही है, बच्चा आंसर दे रहा है। रिटन टेस्ट में बच्चा अपना लिख रहा है। पेपर पेंसिल टेस्ट इसमें बच्चा अपना लिख रहा है। एनाकोडल रिकॉर्ड क्या है, हम उसमें बच्चे की बारे में एक पूरी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो डैट मीन्स वो टीचर क्या करेगी, बेसिकली जो वो ऑब्जर्व कर रही है उसके बारे में, उसके कैसा उसका परफॉर्मेंस है, तो उसके ऊपर बेस्ड वो एक स्टोरी बनाएगी। तो बेसिकली हमारी ऑब्जर्वेशन बेस्ड टेक्निक कौन सी है इसमें, एनकोडल रिकॉर्ड, क्योंकि पेपर पेन से बच्चा टेस्ट कर रहा है, टीचर चेक कर देगी। रिटन टेस्ट है, बच्चा लिख वगैरह रहा है और दे देगा। ऑरल टेस्ट है, सीधा टीचर सुन रही है, बच्चा बोल रहा है। तो ऑब्जर्वेशन के ऊपर क्या है, जिसमें बच्चे के बारे में वो देख रही है, क्लास में उसका एक्सपीरियंस कैसा है, कैसे वो परफॉर्म कर रहा है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन बेस्ड टेक्निक कौन सी है, एनकोडल रिकॉर्ड्स। सो द आंसर विल बी ऑप्शन 4, दैट इज एनकोडल रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are correct? पश्मीना शॉल इज़ मेड ऑफ फ्रॉम हेयर ऑफ गोट, पश्मीना शॉल आपकी हेयर ऑफ गोट से बनी है। अंगोरा इज़ अ टाइप ऑफ द वूल जो हमें कहाँ से मिलती है, ऑब्टेन फ्रॉम द रैबिट्स। कैमल वूल इज़ यूज टू मेक द कारपेट्स एंड द पश्मीना वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट। अब हमें बताना है इसमें से हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अगर मैं बात करूँ तो हमें सबको इट्स वेरी फेमस कि जो कैमल की वूल हम किसके लिए बनाते हैं, कारपेट के लिए। और पश्मीना शॉल जो आपके कश्मीर के काफ़ी जो फेमस हैं वो किससे बनते हैं, हेयर ऑफ गोट से, ना कि रैबिट से। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ऑप्शन ए और सी। तो आंसर क्या होगा हमारा 1, दैट इज़ ए एंड सी, क्योंकि पश्मीना शॉल आपकी बेसिकली किससे बनाई जाती हैं, बनती ही किससे है, हेयर ऑफ गॉड से। और कैमल वुड तो काइट फेमस कारपेट्स बनाने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर्स लिस्टेड बिलो। इन फीचर्स के ऊपर बेसिस पे आइडेंटिफाई करो कि आपका एनिमल कौन सा है। उसकी लॉन्ग बैकबोन है, उसमें मसल्स हैं, बॉडी कर्व करती है मैनी लूप से फॉरवर्ड करने के लिए। अब ऑप्शंस के दिए, स्नेक, अर्थवर्म, स्नेल, हुकवर्म। आप सब जानते हैं इट इज़ वेरी फेमस जो हमारा स्नेक है वो कैसे करता है, लूप्स की उसकी जो बॉडी है कर्व होके मैन लूप से, और इसी की वजह से वो आगे बढ़ पाता है। उसकी जो बैकबोन है वो काफ़ी लॉन्ग होती है और उसमें काफ़ी सारी मसल्स हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट करके वो अपने आप को वो राउंड अप कर लेता है और बॉडी कर्व लूप्स बना के वो आगे चलता है। तो वो हमारा कौन सा एनिमल है, स्नेक। सो द ऑप्शन विल बी 1, स्नेक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑल और arteries carry oxygen from heart to other parts. Arteries have thick walls and arteries have elastic walls. जब भी हम arteries की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले हम कहते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। arteries have उसकी इलास्टिक वॉल्स हैं, थिक वॉल्स है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही उसमें से ईजिली जो है ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो पाता है। और जब हम आर्टरीज की बात करते हैं एक हमारी मेन पल्मोनरी आर्टरी आती है जिसे हम कहते हैं कि हमारी उस आर्टरी को छोड़ के बाकी सारी आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है। और एक हमारी पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन। आपने हार्ट की फंक्शनिंग में पढ़ते भी हैं कि जब पल्मोनरी आर्टरी एक आर्टरी है जो क्या कैरी करती है, हमारी डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन। और आर्टरीज हमारी हार्ट से सारे बॉडी में आपके ट्रांसमिशन करती है। तो डैट मीन्स आपकी फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी होगी, आपकी फर्स्ट, क्योंकि वो क्या कह रही है कि आर्टरी सिर्फ क्या कैरी करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी हमारी ऐसी आर्टरी है जो क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट मीन्स ऑक्सीजन विच इज़ अ लैक, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 1। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। अब हमें कुछ एसिड्स दिए हुए हैं और उनके सोर्सेज दिए हुए हैं कहाँ से हमें ये एसिड्स मिलता है। एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एब्जॉर्प्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड तो हर बच्चे को पता होता है, लैक्टिक एसिड हमें किससे मिलता है, हमारे कर्ड से मिलता है। तो बी का ऑप्शन क्या है, जहाँ पे हमारा हम लगा देते हैं, दिस इज बी। एसिटिक एसिड हम सबको पता है, एसिटिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है, हमें विनेगर से मिलता है।
ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? स्पिनच के बीच में। एंड एब्जॉर्बिक एसिड हमारा कहाँ प्रेजेंट हमें मिलता है? सिट्रस फ्रूट्स से। तो अगर हम करेक्ट देखें, ए का क्या है आपका? फोर्थ, विनेगर। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? थर्ड, क्योंकि लैक्टिक एसिड में क्या है आपका, किससे मिलती है? कर्ड से। एसिटिक एसिड आपको मिलता है विनेगर से। ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन स्पिनच एंड एब्जॉर्बिक इन सिट्रस फूड। सो द ऑप्शन विल बी थर्ड। ये आपका ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमने हमारे 2019 दिसंबर सीटेट के क्वेश्चंस डिस्कस किए, उसके पेडागॉजी से क्वेश्चन, उसके साइंस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी थे हमारे, जो आपके पिछले पेपर में आए थे। तो हमारी आने वाली वीडियोस में हम अभी बाकी जो हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम्स के पेपर हैं उनके क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं इट विल हेल्प मी कि मुझे अपना कहाँ पे इम्प्रूव करना है। मुझे ज़रूर बताइए कि अगर आपको किसी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस, थ्योरी आपको किसी भी टॉपिक्स की अगर आप चाहते हो मैं अपने लेक्चर्स में आपको डिस्कस करूँ, अभी मैं पूरी अपनी तरफ से ट्राई कर रही हूँ कि जैसे मैं क्वेश्चंस जो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ थोड़ा सा उसका ओवरव्यू टॉपिक का मैं साथ साथ आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँ। तो अभी तो हम पहले हमारे प्रीवियस पेपर्स पे चलेंगे, फिर आगे आगे मैं आपके साथ और भी पेडागॉजी के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ उनकी वीडियोस के साथ भी आपके साथ डिस्कस करूँगी, और जो हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उनको भी पूरा कवर करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए मुझे आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो ओके, बाय बाय। मेरे चैनल के साथ बने रहिए। स्टे सेफ, टेक केयर। ओके, बाय बाय।